हेलो बच्चों, माध्यमिक क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं रेखा प्रसाद आप लोगों को अब नई चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने नेशनलिज्म इन यूरोप आप लोग को पढ़ा दिए, फिर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा दिए, पावर शेयरिंग भी पढ़ा दिए। अब मैं पढ़ाऊंगी आप लोग को प्रिंट कल्चर। यह प्रिंट कल्चर जो है सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो प्रिंट कल्चर क्या है, कहाँ शुरू हुआ, कैसे पहुंचा, कब कहाँ पहुंचा और किस तरह से एक परिवर्तन लाया सोसाइटी में, समाज में। तो बच्चों बोर्ड पर देखें, प्रिंट कल्चर मतलब मुद्रण संस्कृति। मुद्रण संस्कृति सबसे पहले चाइना में आया। चाइना में 594 एडी में चाइना में आया। उसके बाद जापान में आया। जापान में आया 768 एडी में। उसके बाद कोरिया में गया और कोरिया से यह यूरोप में आया। कोरिया से यूरोप में आया। तो यूरोप में कैसे आया? तो बच्चों पहले यहाँ देखिए, सिल्क रूट चाइना में पड़ता है और चाइना में सबसे पहले प्रिंट कल्चर है। प्रिंट कल्चर मतलब मुद्रण, मुद्रण संस्कृति, छापा खाना जिसको हम लोग कहते हैं। आप लोग जीके में पढ़े होंगे कि छापा खाने का आविष्कार किसने किया, प्रिंट कल्चर का आविष्कार किसने किया। आप लोग तुरंत जवाब देते हैं गुटेनबर्ग। लेकिन जरा तह में जाइए तो आपको पता चलेगा कि इसका स्टार्ट कब हुआ, कहाँ से हुआ और किस तरह आगे यह प्रगति किया, बढ़ा। हाँ तो बच्चों देखिए आगे, चाइना में 594 एडी में सबसे पहले प्रिंट आया और यह उस समय प्रिंट जो थे वो वुड ब्लॉक मतलब लकड़ी के टुकड़े पे, वुड ब्लॉक मतलब लकड़ी के डब्बे जैसे बने रहते थे, उस पे लिखे जाते थे। स्याही भर के, नेचुरल कलर भर के उस पर कागज को प्रेस कर दिया जाता था। इस प्रकार पुस्तकें छपती थी उस समय। कहाँ? चाइना में। और आप लोग ये भी जानते होंगे कि चाइना ही सबसे पहले साइंटिफिक पेपर, जिसको हम लोग वैज्ञानिक कागज कहते हैं, वैज्ञानिक कागज का आविष्कार किया। ऐसे तो कागज का आविष्कार मिस्र ने किया था, इजिप्ट ने किया था। मिस्र में नील नदी के किनारे जो सरकंडे होते थे उसी से कागज बनाया जाता था। लेकिन साइंटिफिक कागज का निर्माण चाइना में हुआ। चाइना में इंपीरियल स्टेट जो थे, इंपीरियल चाइनीज मतलब चाइनीज साम्राज्यवादी जो थे, उन्होंने प्रिंट कल्चर को प्रोत्साहित किया, क्योंकि वहां सिविल सर्विस की एग्जाम की आवश्यकता पड़ती थी। आप लोग आज भी देख रहे हैं कि सिविल सर्विस की एग्जाम मतलब सिविल सर्विस होता है सार्वजनिक सेवा, उसका बच्चे एग्जाम देते हैं और एग्जाम में फिर इंटरव्यू पास करने के बाद उन्हें नौकरी मिलती है। तो चाइना में सिविल सर्विस की मांग जब बढ़ने लगी तो प्रिंट की भी मांग बढ़ने लगी। प्रिंट के आने से क्या हुआ कि चाइना में सिविल सर्विस की एग्जाम बहुत ही हल्का होने लगा, लोगों को एग्जाम देने में आसानी होने लगी। चाइना के बाद प्रिंट पहुंचा आपको 768 में जापान। जापान में एडी मतलब ईस्वी, बीसी बिफोर क्राइस्ट। तो 768 में यह जापान में आया। जापान में इसको लाने वाला कौन था? जो बौद्ध मिशनरी थे, वे लोग जापान में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए आए थे। आप लोग पढ़े होंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना के बाद, बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था और बौद्ध धर्म के बाद प्रचार इसका शुरू हुआ। अशोक के शासनकाल में भी बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक ने भी अपने बेटा और बेटी को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। तो उसी समय में कुछ बौद्ध मिशनरी जापान आए और जापान में उन्होंने 868 में मतलब 100 वर्षों के बाद, यहाँ देखिए 768 एडी में आए, प्रिंट आया यहाँ, और 868 में यहाँ पहली पुस्तक लिखी गई जिसको डायमंड सूत्रा कहा जाता है। समझ में आया बच्चों? अब देखो, जापान के बाद प्रिंट कोरिया गया। अब कोरिया मतलब अभी एशियाई देशों में ही प्रिंट पहुंच रहा था, लेकिन प्रिंट कैसे यूरोप पर पहुंचा, कैसे जर्मनी ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की, ये भी जानना जरूरी है आप लोग को। तो पहले मैं बताऊंगी सिल्क रूट। ये सिल्क रूट क्या है?
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिल्क रूट? आप लोग अभी ग्लोबलाइजेशन में पढ़िएगा, भूमंडलीकरण में, कि सिल्क रूट क्या है। यह सिल्क रूट जो था वह ट्रेड रूट था, व्यापारिक मार्ग था। मध्य एशिया के व्यापारी इसी मार्ग पे, मतलब सेंट्रल एशिया के व्यापारी जो थे, ट्रेडर्स थे, इसी मार्ग से आते थे, यूरोप जाते थे और अफ्रीका जाते थे, इंडिया जाते थे। ठीक है, तो ये सिल्क रूट का प्राचीन काल से ही बहुत वैल्यू रहा है, क्योंकि उस समय लैंडमार्ग उतना विकसित नहीं था, मतलब वाटर वे के द्वारा ही व्यापार किया जाता था। तो सिल्क रूट का वैल्यू बहुत अधिक था और इसी रूट से यूरोप में पहुंचा आपका प्रिंट। अब यूरोप में कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, कौन उसको यूरोप ले गया, तो मैं आपको बताऊंगी। मार्को पोलो के बारे में आप लोग सुने होंगे। मार्को पोलो एक इटली निवासी था जो चाइना में आया था यात्रा करने के लिए। चाइना में बहुत साल तक वह रहा और वहां से 1295 में 1295 एडी में वह वापस कहाँ लौटा? इटली। यूरोप के बहुत सारे प्रांत हैं, जैसे बहुत सारे देश है यूरोप में आते हैं, इटली है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है। तो इस प्रकार मार्को पोलो कहाँ आया? इटली, यूरोप की एक कंट्री इटली। मार्को पोलो 1295 एडी में मार्को पोलो चाइना से इटली आया। चाइना से कहाँ आया? इटली। चाइना से इटली आया 1295 एडी में, और उसने इटली में अपने साथ साथ उस समय वुड ब्लॉक मतलब होता है काठ के खाने या लकड़ी के खाने, उसको अपने साथ लाया और यहाँ प्रिंट करना शुरू किया। इस पर नेचुरल कलर रख करके, पेपर को रख करके रगड़ दिया जाता था। बच्चों, जापान में प्रिंट जो थे वे छापे जाते थे ताश के पत्तों पे, कागज के नोटों पर, फिर वेलम मतलब होता है चमड़ा, तो वेलम पर लिखे जाते थे। और सर्वप्रथम यह जो लिखे जाते थे ये हाथ से, पहले चाइना भी और जापान भी हाथ से लिखते थे सुंदर शब्दों में, जिसको हम लोग कैलीग्राफी कहते हैं। कैलीग्राफी मतलब होता है सुलेख मतलब होता है सुंदर अक्षरों में लिखना। तो सुलेख लिखते थे यहाँ सुंदर अक्षरों में, जिसे हम लोग कहते हैं कैलीग्राफी। तो कैलीग्राफी से मतलब हस्तलिपि यहाँ लिखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे यूरोप में पहुंचा और यूरोप में प्रिंट जब पहुंचा, तो वास्तविक रूप से प्रिंट का विकास, प्रिंट का डेवलपमेंट यूरोप में ही हुआ। अब कैसे हुआ यूरोप में, ये फिर हम आपको बताएंगे। आप जानते हैं कि यूरोप का ही एक महान देश है जर्मनी, इसे मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। तो जर्मनी में गुटेनबर्ग जो है एक मतलब ऑयल मिल का मालिक था, उसका यह बेटा था। तो जब भी मिल में तेल का पिराई होता था तो वह वहां देखता था उसे। तो इसके मन में उठा कि क्यों नहीं हम भी इसी तरह कागज को प्रिंट के द्वारा निकालें। तो उसी समय उसके मन में आया। 1440 से वह इस प्रयास में लग गया और 1448 में मतलब 1448 ईस्वी में उसे कामयाबी मिल गई। उसने सर्वप्रथम 1448 मतलब 1448 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और पहली पुस्तक बाइबल लिखी। यह बाइबल जो थी 180 प्रतियां इसकी कॉपी थी और इस कॉपी को लिखने में इनको 3 वर्ष लग गए। तो बच्चों, कहा जाता है कि साइंटिफिक पेपर चीन से आया, लेकिन साइंटिफिक प्रिंट जो था वह वास्तव में कहां से शुरू हुआ? जर्मनी से। जर्मनी में किसने लाया? गुटेनबर्ग ने। गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। कब की? 1448 में। हाँ बच्चों, तो अब इधर देखिए आप लोग बोर्ड पर। अभी तक मैंने बताया कि 1448 में गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की और इसके बाद प्रिंटिंग प्रेस 1475 एडी में इंग्लैंड में सर विलियम कैक्सटन के द्वारा लाया गया प्रिंटिंग प्रेस। उसके बाद 1544 एडी में
पुर्तगाल में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। तो इस तरह यूरोप में बृहद रूप से प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना शुरू होने लगी। फिर इसी समय वहां आप लोग पढ़े होंगे कैथोलिक चर्च की प्रधानता थी इंग्लैंड में, आज भी चर्च की प्रधानता है। तो उस समय इंग्लैंड में कैथोलिक चर्च अधिक होते थे और वहां के राजा भी कैथोलिक होते थे। तो राजा जो था वह कैथोलिकों को बहुत सारे विशेषाधिकार दिए हुए था। शासन में भी कैथोलिक का ही मतलब वर्चस्व था। कैथोलिक को हर शक्तियां प्राप्त थी, ऊंचे ऊंचे पद पर ही कैथोलिक को रखा जाता था। और उसी समय एक पत्र कैथोलिकों ने बांटना शुरू किया अपने बेनिफिट के लिए, अपने आर्थिक लाभ के लिए, जिसे कहा जाता है क्षमा विमुक्ति विमोचन पत्र। इस पत्र के द्वारा वे लोग दबाव डालने लगे जनसाधारण को कि यह पत्र खरीदना जरूरी है, अगर इसे नहीं खरीदा जाएगा तो वह पाप का भागी बनेगा। तो उस समय कैथोलिक का वर्चस्व इतना बढ़ गया था कि जनसाधारण की स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। उसी समय जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग का उदय हुआ। मार्टिन लूथर किंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, जीके में पढ़े हैं कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, तो मार्टिन लूथर किंग। तो अब सुनिए, जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग ने कैथोलिक धर्म के विरोध में आलोचनाएं करनी शुरू की और इसी समय प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हो चुकी थी। तो इन्होंने 95 पर्चियां लिखी कैथोलिक चर्च की आलोचना में और उसे सेंट पीटर्सबर्ग के चर्च के गेट पर टांग दिया, जिससे हर व्यक्ति को यह जानकारी हो कि कैथोलिक चर्च में क्या बुराइयां हो रही है, पोप और पादरी किस तरह से लोगों का शोषण कर रहे हैं, लोगों के आर्थिक रूप से लोगों को कमजोर कर रहे हैं। इससे क्या हुआ कि जर्मनी में कैथोलिक चर्च का के विरोध बढ़ता गया और इस प्रकार एक नई धर्म का उदय हुआ, जिसे हम लोग कहते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म। ये भी आपका क्वेश्चन में ही आता है कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन से क्या समझते हैं, प्रोटेस्टेंट धर्म क्या था। तो कैथोलिक चर्च के विरोध में मार्टिन लूथर किंग ने जो आंदोलन शुरू किया उसे कहा जाता है प्रोटेस्टेंट आंदोलन। और प्रोटेस्टेंट धर्म किसे कहा गया, तो मार्टिन लूथर किंग के जो अनुयायी थे, अनुयायी मतलब फॉलोअर, जो उनके फॉलोअर थे उन्हें ही कहा गया प्रोटेस्टेंट। तो बच्चे आपको समझ में आ गया कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। उस समय यूरोप में दो धर्म, एक ही धर्म थे, ईसाई धर्म, दो भाग में बट गए, एक था प्रोटेस्टेंट और एक था कैथोलिक। धीरे धीरे कैथोलिक और राजा की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और इस प्रकार जर्मनी में मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में 16वीं सेंचुरी में क्या आंदोलन शुरू हुआ, धर्म सुधार आंदोलन उसको कर सकते हैं, या इंग्लिश में रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार मार्टिन लूथर किंग ने 95 कृतियां लिखी कैथोलिक धर्म की बुराई को लेकर और तुरंत ही उनके न्यू टेस्टमेंट पुस्तक थे 5000 प्रतियां बाजार में आ गई। इतना ज्यादा प्रतियां मीन्स होता है कॉपी, इतनी प्रतियां आ गई मार्केट में कि सब लोग को कैथोलिक की बुराई, कैथोलिक धर्म की आलोचनाओं की जानकारी होने लगी। तो प्रिंट देखे बच्चों किस तरह से परिवर्तन धीरे धीरे ला रहा है। अब प्रिंट भारत में कौन लाया, कैसे भारत में आया, मैं आपको बताएं शुरू से, चीन से जापान, जापान से कोरिया, कोरिया से यूरोप, फिर यूरोप में आपको हम बताएं जर्मनी में, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में किस तरह आया। और उसके बाद पुर्तगाली आप लोग पढ़े होंगे 16वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत आया था और आने के बाद 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा भारत आया था और फिर वास्को डी गामा ने भारत में आकर के यहाँ अपने गोवा में, भारत के गोवा में अपना शासन स्थापित किया। तो वह गोवा को अपना उपनिवेश बनाया था। तो सबसे अंतिम गोवा ही स्वतंत्र हुआ, सबसे लास्ट। तो गोवा में आया और गोवा में अपना उपनिवेश बनाया और फिर पुर्तगालियों ने 16वीं सेंचुरी में भारत में प्रिंट को लाया। तो उस समय प्रिंट से लोग परिचित नहीं थे, प्रिंट से लोग बहुत घबराते थे,
शुरू शुरू में लोगों को ऐसा लगता था कि उनका शोषण हो रहा है, प्रिंट कल्चर के आने से उसकी संस्कृति, उनकी सभ्यता सब खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिंट के आने से क्या हुआ, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की भावना जागृत हुई। फ्रांस में प्रिंट गया तो फ्रांसीसी क्रांति वहां हुई। आप लोग को हम बताए थे कि फ्रांस में जो क्रांति हुई थी उस समय फ्रांस में लिटरेसी रेट बहुत ही कम था, मतलब साक्षरता दर बहुत कम था फ्रांस में। तो फ्रांस में क्रांति की ज्वाला को भड़काने के लिए लोग पॉलिटिकल सिंबल, जिसको हम लोग कहते हैं राजनीतिक चिन्ह, ये 9th के क्लास में आप लोग को मिलेगा। ऐसे मैं तो मैटर पढ़ा रही हूँ 10th का, लेकिन 9th में ये मिलेगा। साइंटिफिक सिंबल इन लोग शुरू किया था क्योंकि वहां पर लिटरेसी रेट कम था। तो जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे उन्हें प्रतीक या चिन्ह के द्वारा क्रांति की भावनाओं को बढ़ाया गया था। तो फ्रांस में भी प्रिंट के आने से क्रांतिकारी भावना बढ़ी। उसी तरह भारत में भी जब प्रिंट आया, भारत में प्रिंट आया, उसके बाद पहली पुस्तक लिखी गई थी बंगाल गजट, जिसको लिखा था हिक्की। हिक्की एक अंग्रेज राइटर था, उसने हिक्की ने लिखा सबसे पहली पुस्तक बंगाल गजट, जिसे मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को भारत के बारे में बताऊंगी कि किस तरह भारत में प्रिंट के आने से क्या क्या बदलाव आए। और आज आप देख रहे हैं कि पूरा वर्ल्ड मुद्रण के आने से या छापाखाना के आने से कितना प्रगति कर रहा है। आज के युग में साइंस और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ गया है कि अब हर बच्चे जो है मुद्रण को अपने मोबाइल पर, इंटरनेट पर देख रहे हैं। तो बच्चों सोचिए कि किस तरह से मुद्रण ने आया और लोगों को एक नई जागृति दी, मतलब पुनर्जागरण हुआ लोगों में, फिर से लोगों में जागृति आई और लोग जो हैं वे प्रिंट से काफी लाभ उठाए। इसी प्रिंट ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी आगे बढ़ाया था, जो मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी। ओके बच्चों, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ये तो आपके मर्जी पे है। फिर मैं